हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत। बिहार एसएससी 2023 के लिए साइंस का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इसके हर सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा और सारा क्वेश्चन बिहार एसएससी के न्यू सिलेबस पे आधारित रहेगा और इसका डेली आपको एक एक सेट करवाया जाएगा। बिहार एसएससी से जुड़ी जीके का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका आपको डेली एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे भी आकर देख सकते हैं। तो हम लोग आज से साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के साइंस का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन सभी वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और 2 सेकंड में कंपन की संख्या कितनी होगी? तो 2 सेकंड में कंपन की संख्या 100 होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश किस माध्यम से यात्रा करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? तो चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब प्रकाश कांच से जल में यात्रा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित EMF किस पर निर्भर नहीं करता है? EMF परिपथ का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5वां नंबर प्रश्न है, किसी दिए गए विलयन में और विलय मिलाने पर क्या होता है? विलय मिलाने पर इसका जल विभव कम हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण के लिए सतह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से तंत्रीबद्ध संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तंत्रीबद्ध एक प्रकार की गिलिया कोशिकाएं हैं जो न्यूरॉन को सहायता प्रदान करती है और यह मस्तिष्क के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह मलबे को साफ करते हैं और न्यूरॉन की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार के संज्ञात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है? तो यह मस्तिष्क के मध्य भाग द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन बी सही है। मस्तिष्क के तीन क्षेत्र होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क है जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का निर्माण करता है। अब हम लोग तीनों मस्तिष्क के कार्य को देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क एक स्तनपायी के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क स्तनपायी के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो स्वैच्छिक गति, तर्क, आवेग नियंत्रण, भाषा और भाषण को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क का कार्य है, यह मस्तिष्क का दूसरा क्षेत्र होता है जो मस्तिष्क स्तंभ के ऊपर स्थित होता है और यह श्रवण और दृश्य प्रसंस्करण में शामिल है और यह सभी संज्ञात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक गतिविधियों को करता है। अगला है पश्च मस्तिष्क। इसका कार्य यह है कि यह सिर के पीछे स्थित होता है और रीढ़ की हड्डियों के विस्तार के रूप में नजर आता है और जीवित रहने के लिए आवश्यक स्वायत्त कार्यों का समन्वय करता है। यह था तीनों मस्तिष्क के कार्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन स्रोत नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी सही है। शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? तो यह महाशिरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कहा गया है शरीर के सभी अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? तो हृदय में यह प्रवेश वेना कावा, जिसे महाशिरा कहा जाता है, इसके माध्यम से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग इससे जुड़े कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि फुफ्फुस धमनियां ये ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं निलय यानी वेंट्रिकल से फेफड़ा तक ऑक्सीकृत करने के लिए ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ये फेफड़ा से बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अगला है महाधमनी। महाधमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सही भागों में ले जाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा RBC के बारे में सत्य नहीं है? हम ऑप्शन को देख लेते हैं। RBC की संख्या हमेशा मानव शरीर में
WBC और प्लेटलेट्स से अधिक होता है, यह सही है। RBC की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, यह भी बिल्कुल सही है। RBC कोशिकाओं का जीवन काल 10 दिन से कम का होता है, यह बिल्कुल गलत है। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। स्वस्थ RBC कोशिकाओं की कमी से एनीमिया होता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। RBC का जीवन काल 10 दिन नहीं बल्कि 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। मैग्नीज, तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विभाजन में कार्य करता है। मैग्नीशियम, यह श्वसन एंजाइम को सक्रिय करता है। बोरॉन का कार्य है पराग अंकुरन के लिए आवश्यक है। आयरन मिल जाएगा, एंजाइम उत्प्रेरक को सक्रिय करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर कूट में देना था, तो ये चारों को यहाँ मिला लिया गया है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस युग्म से बनता है? तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये आपका एक परमाणु है जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है जो घूमता रहता है। इसमें से कुछ जुड़े तथ्य है, परमाणु की किसी भी यौगिक या अणु का सबसे छोटा सूक्ष्म कण या इकाई होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है जिनमें अपारमाणविक कण कहा जाता है। परमाणु के मध्य या केंद्र को नाभिक के रूप में जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला पॉइंट है, परमाणु और उसकी संरचना की खोज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु और उसकी संरचना की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। सभी तत्वों और पदार्थों में छोटे परमाणु कण होते हैं। सभी तत्वों में और पदार्थों में सबसे छोटा परमाणु होता है। प्रत्येक तत्व का एक परमाणु कण होता है और जिसके गुण अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होता है। परमाणु एक उदासीन कण है क्योंकि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका पहला प्रयोग बोहर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी गलत है। एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुण को बनाए रखता है, जो गलत है। यह भौतिक गुण को बनाए नहीं रखता है। बाकी सभी ऑप्शन आपका सही है। बाकी 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, सही है। पृथक्करण की भौतिक विधियों से एक यौगिक को उसके घटक तत्वों में अलग नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु का अनुपात निश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होल्मियम। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया। होलियम न्यूट्रॉन को अवशोषित कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में एक श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने में किया जाता है। होलियम, जिसका संकेत HO है, एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 67 होगा, 67 है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अस्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम की कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है और जल की कठोरता को जल को उबालकर हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाएगा, ऑप्शन बी सही है। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बीम का बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा, ऑप्शन सी सही है। किसी भी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा होगा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है,
जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में क्या परिवर्तन होता है। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन आता है। पहला आएगा उसमें वेग में परिवर्तन होगा, दूसरा उसके आयाम में परिवर्तन होगा और तीसरा आपको उसके तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसू में सामान्यतः सामान्य नमक घुला रहता है। ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है। तो लोहे पर जंग फेरिक ऑक्साइड से लगता है, यह भी सही है। जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगता है, यह भी सही है। क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से लगता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट के द्वारा किया गया। दो वैज्ञानिक थे, बेंटिक एवं बेस्ट, इन दोनों के द्वारा किया गया था। इसमें सिर्फ एक ही का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है किस विधि के द्वारा। तो यह हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा चेंज किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। हमारा 25वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु या मिश्र धातु है। तो चारों ऑप्शन में से स्टील एक मिश्र धातु है। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए हमारा आज का सेट खत्म होता है। आप लोग को सेट कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहार एसएससी का जीके का भी प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जा रहा है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार स्पेशल जीके का भी वीडियो डाला गया, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।